आज तक गुजरात की शुरुआत आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। गुजरात में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सुर्खियों में है। यात्रा के दूसरे दिन दाहोद और गोधरा और उसके बाद पंचमहाल में भारी भीड़ जुटी। आदिवासी और मुस्लिम बहुल गुजरात के इन इलाकों में कांग्रेस को चुनावी लाभ की भी बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि कांग्रेस राहुल गांधी की इस यात्रा को चुनावी यात्रा नहीं बल्कि जन जागरण यात्रा बता रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुक्रवार सुबह गुजरात के दाहोद से शुरू हुई। गुजरात में 4 दिनों की यात्रा का दूसरा दिन था और कांग्रेस समर्थकों में भारी उत्साह। भारत जोड़ो न्याय यात्रा दाहोद बस स्टैंड पहुंच चुकी है। दूसरे दिन गुजरात में इस यात्रा का आज है और राहुल गांधी के साथ जो ओपन जिप्सी है फिलहाल उसके अंदर गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल और साथ ही में गुजरात के प्रभारी भी दिखाई पड़ रहे हैं और राहुल गांधी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए धीरे धीरे अपनी यात्रा में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से आने वाले दिनों में थोड़े ही समय में जो घोषणा है कांग्रेस के उम्मीदवारों की वो भी हो सकती है। महिला दिवस के मौके पर महिला समर्थकों ने पारंपरिक नृत्य किया तो आदिवासी बहुल इलाके में आदिवासी समर्थक पारंपरिक वेशभूषा में यात्रा में शामिल होने पहुंचे। जब जब मौका मिला राहुल समर्थकों से मुखातिब हुए, अपनी बात कही और लोगों की बात भी सुनी। राजस्थान से गुजरात के दाहोद प्रवेश करने के बाद यहां राहुल गांधी ने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और फिर यहीं के एक गांव में रात्रि विश्राम। शुक्रवार सुबह की शुरुआत झालोद के करीब कंबोई धाम में आदिवासियों के पूज्य गुरु गोविंद सिंह की समाधि और मंदिर में दर्शन पूजन से हुई। झालोद से फिर गोधरा की ओर यात्रा आगे बढ़ी। सड़क की दोनों ओर कांग्रेस समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। खुली गाड़ी में बैठे राहुल लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए दिखाई दिए। राहुल यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे थे। यात्रा में शामिल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौका निकालकर मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। भूमि अधिग्रहण को लेकर, वन संरक्षण को लेकर, वन अधिकार अधिनियम को लेकर राहुल जी बार बार लगातार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अब गुजरात में आए हैं और यही मुद्दा वो उठा रहे हैं कि पिछले 10 साल अन्याय काल का समय हुआ है। प्रधानमंत्री तो देश के सामने अमृत काल के सुनहरे सपने दिखा रहे हैं, पर हकीकत यह है कि पिछले 10 साल अन्याय काल का समय है। गठबंधन को लेकर इतना ही कहूंगा मैं कि कुछ राज्यों में तो हमने कर दिया, उसकी घोषणा भी हमने कर दी है और कुछ ऐसे राज्य है जहां पर अंतिम दौर में अभी चर्चा पहुंच गई है और किसी भी समय हम हमारे फैसलों की घोषणा करेंगे। गुजरात में जયારે 4 દિવસની આ ભારत जोड़ो न्याय यात्रा भ्रमण करवानी છે ત્યારે ગુજરાતના જે પ્રશ્નો છે, ખાસ કરીને આદિવાસી વિસ્તાર છે, જંગલની જમીન અધિકારનો કાયદો કોંગ્રેસની સરકારે આપ્યો, આજે વર્ષો થઈ ગયા, ડબલ એન્જિનની સરકાર કહેવાય અને તેમ છતાં આદિવાસી વિસ્તારમાં હજારો દાવાઓ પેન્ડિંગ છે અને જે લોકોની પાસે 10 એકર જમીનનો કબજો છે એવા લોકોને 10 ગુંઠા જમીનનો સનદ આપીને એમની મજાક ઉડાવવામાં આવે છે। यात्रा लिमखेड़ा से होकर पिपलोद पहुंची। यहां मॉर्निंग ब्रेक के बाद फिर से यात्रा आगे बढ़ी। यात्रा फिर से शुरू हुई और पिपलोद से संतरोट होते हुए गोधरा पहुंची। भारत जोड़ो न्याय यात्रा गोधरा में पहुंच चुकी है। आप दृश्य में देख सकते हैं राहुल गांधी फिलहाल गोधरा में जब पहुंचे हैं तब कॉर्नर मीटिंग के तहत गोधरा के जो लोग उनके स्वागत में यहां पे मौजूद हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष नेता फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। सुरक्षा बंदोबस्त के साथ राहुल गांधी इसी तरह से ओपन जिप्सी में कुछ अंतर तक चल रहे हैं। उसके बाद अपने अगले लोकेशन तक राहुल गांधी इसी तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत गुजरात के अंदर चल रहे हैं। गोधरा में राहुल गांधी के स्वागत में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आए थे। राहुल गांधी ने गोधरा की सभा को संबोधित करते हुए देश में बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, उद्योगपतियों, पेपर लीक जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखी।
आप जानते हो कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया? नहीं, मैं टेस्ट ले रहा हूं आपका। नहीं, 10 लाख करोड़ नहीं, गलत। ये 16, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? कौशल। 16 लाख करोड़, बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी ने किसानों का कितना कर्जा माफ किया? मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया? छोटे व्यापारियों का कितना माफ किया? गोधरा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में आए समर्थकों से हमने बात की। राहुल के आने से यहाँ पर समर्थकों का जोश भी हाई दिखा। अगर ये ज़्यादा सीटें लेकर आते हैं तो जैसे पहले माहौल था भाजपा से पहले 9 साल पहले, ऐसा कुछ हो सकता है। अभी राहुल गांधी से मैंने बात की और बोला मेरे के स्वामिल, हमारी स्वामिल है उमर जी स्वामिल। हमने भी बोला कि हमारे भी कुछ गवर्नमेंट की कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हमने भी राहुल गांधी को इशारा करे। राहुल गांधी ने हाथ हमारे सामने किया और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में तरक्की होनी चाहिए और छोटे छोटे लोगों को भी कामयाबी मिलनी चाहिए। गोधरा के बाद अगला पड़ाव पंचमहल का आया, जहां राहुल गांधी ने गणेश मंदिर में दर्शन किए। पंचमहल से यात्रा आगे बढ़ते हुए हलोल बस स्टैंड से आगे बढ़कर महाराणा प्रताप चौक पहुंची। यहां भी राहुल गांधी ने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। हलोल से आगे बढ़कर यात्रा पावागढ़ पहुंची। पावागढ़ से आगे बढ़ते हुए शिवराजपुर और जाम्बू घोड़ा का दूसरा दिन का अंतिम पड़ाव आया। यहाँ भी कांग्रेस और राहुल के समर्थकों ने यात्रा का जमकर स्वागत किया। जाम्बू घोड़ा में रात्रि विश्राम के साथ गुजरात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन पूरा हुआ। गुजरात के जाम्बू घोड़ा से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। इसी बीच राहुल गांधी से जुड़ी एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है। राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव केरल की वायनाड सीट से ही लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी उन्हें लगातार अमेठी से लड़ने की चुनौतियां दे रही थीं। वहीं कांग्रेस आलाकमान पार्टी का मसला बताकर इससे पल्ला झाड़ रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश से हमारे संवाददाता अतुल तिवारी ने खास बातचीत की है, सुनिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का गुजरात में आज दूसरा दिन है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, जिस बेल्ट से पूरी यात्रा आगे की तरफ जा रही है, कितना फायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 7 जिलों का समावेश गुजरात में किया गया है? ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है। विचारधारा के आधार पर ये भारत जोड़ो यात्रा और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया है। आज हम यहाँ दोहाड़ और पंचमहल में रहेंगे। अगले 3 दिन के लिए हम गुजरात में हैं, उसके बाद हम महाराष्ट्र में जाएंगे। मणिपुर से हमने शुरुआत की थी 14 जनवरी को और 5 न्याय को लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकला है। नारी न्याय, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। अब तक कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल जी ने किसान न्याय पर गारंटी दी है, हिस्सेदारी न्याय पर गारंटी दी है और कल बांसवाड़ा में 5 सूत्री कार्यक्रम युवा न्याय को लेकर उसकी घोषणा हुई है। गुजरात में किस किस्म की घोषणाएं हो सकती हैं, क्योंकि अभी आने वाले और भी 2 दिन इस यात्रा? यहाँ देखिए, ये सारे इलाके जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा निकल रहा है, ये जल जंगल जमीन का इलाका है। तो राहुल जी बार बार कह रहे हैं हिस्सेदारी न्याय, जाति गिनती होनी चाहिए, ताकि जो विकास होता है, हम तेजी से विकास होने की जरूरत है, पर विकास की कीमत कौन चुकाते हैं और विकास का फायदा किसको पहुंचता है, यही तो बात है ना। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, हमारा देश में विकास हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, पर फायदा किसको मिल रहा है? आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं और आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ सामाजिक ध्रुवीकरण भी बढ़ रहा है। तो ये हमारे समाज के लिए फायदेमंद नहीं होगा, ये खतरनाक होगा। हमारे आदिवासियों के लिए जो हमने कानून बनाए थे, पेशा कानून, वन अधिनियम, अधिकार अधिनियम कानून, जो वन अधिकार अधिनियम जो हमने बनाया था 2006 में, तो पर्यावरण से संबंधित कानून, तो ये सब कानून का नजरअंदाज किया जा रहा है, ग्राम सभाओं को कमजोर किया जा रहा है। तो इसी संदेशा को लेकर राहुल जी निकले हैं। तो जयराम रमेश जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मौजूद हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। स्मृति ईरानी ने जो बयान अमेठी और राहुल गांधी
के चुनाव लड़ने को लेकर दिया था। तो जयराम रमेश का स्पष्ट कहना है कि स्मृति ईरानी का काम ही है बयान देना, सीसी द्वारा तय किया जाएगा और खास करके अमेठी की जनता चाहती है कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े। हालांकि आखिरी निर्णय सीसी और प्रियंका गांधी की तरफ से लिया जाएगा। दाहोद से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक। अब रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर का। पीएम मोदी ने महिला दिवस पर रसोई गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए घटाकर महिलाओं की सौगात देने की बात कही है। दूसरी ओर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या चुनावी वुमेन्स डे भी है। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं अभी, आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। देश की करोड़ों महिलाओं के लिए राहत की बात थी, क्योंकि संख्या के हिसाब से देखें कुल 31 करोड़ 40 लाख एलपीजी रसोई गैस के कनेक्शन हैं, 10 करोड़ 27 लाख उज्ज्वला योजना लाभार्थी, करीब 21 करोड़ घरों में 100 रुपए महीने की बचत होगी, 10 करोड़ से अधिक घरों में 300 रुपए महीने की राहत जारी रहेगी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वुमेन्स डे में वुमेन्स लोग के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। आज जब ट्वीट देखा कि 100 रुपया कम हो गया, मुझे तो बहुत खुशी हुई। पूरे 100 रुपए जब कम होते हैं सिलेंडर पे, तो एक आम महिला जो किचन में खाना बनाती है और सिलेंडर की तरफ भी देखती है। 100 रुपया किए हैं वो तो अच्छे किए हैं, वो तो उनके लिए तारीफ आई है। ये अच्छी बात हुई है कि 100 रुपया कम हुआ है। मोदी जी ऐसे तो सब कुछ जो भी महिला लोग के लिए करते हैं, बहुत करते आए हैं। 100 रुपया कम किए हैं तो ठीक है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये तो कुछ राहत मिली है कि 100 रुपए तो कम हुए। चुनावी मौसम ही सही, देश के 20-21 करोड़ घरों में किचन के खर्चे में 100 रुपए महीने की बचत का मौका है, लेकिन विपक्षी दल इसे चुनावी स्टंट कहते हैं। पिछले साल भी था 8 मार्च। आज घोषणा करने की जरूरत, मजबूरी क्या थी? मजबूरी ये थी कि अभी चुनाव आने वाला। विपक्षी दल मोदी सरकार की ओर से एलपीजी के दाम घटाने के फैसले को भले चुनावी स्टंट बताते हो, लेकिन चुनावी सीजन में मन लुभावन फैसले और घोषणाएं सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं कर रही। दिल्ली में महिलाओं को 1000 रुपए महीना भत्ता देने की घोषणा हुई। ठीक दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपए महीने भत्ते का ऐलान हुआ। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली कांड से लेकर महिला दिवस की पूर्व संध्या पर ममता बनर्जी की नारी शक्ति मार्च और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन वृद्धि तक हर फैसले में महिला वोटों की चिंता दिखती है। वजह यह है कि देश में महिला मतदाताओं की चुनावी भागीदारी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है और हर गुजरते साल के साथ बढ़ रही है। 2019 में देश में 43.13 करोड़ महिला मतदाता थी। 2024 में बढ़कर 47 करोड़ के पार महिला वोटर पहुंच रही हैं। 2019 में जहां करीब 67% पुरुषों ने वोट डाला, वहीं 67.18% महिलाओं ने वोट डाला और ये प्रतिशत कुल पड़े मत प्रतिशत यानी 67.1% से अधिक था। वोट बैंक के लिहाज से महिला ही नहीं, इस चुनाव में रोजगार के मुद्दे पर भी सभी दल युवा वोटर को लुभाने के वादे कर रहे हैं। राहुल गांधी सरकार बनते ही 30 लाख सरकारी नौकरी की गारंटी देते हैं। तेजस्वी यादव बिहार में लाखों नौकरी के दावे के साथ वादे करते हैं। सरकार 1.5 साल में 8 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र केंद्र में बांट चुकी है। हमने 5000 करोड़ रुपए। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी होने से पहले 5 गारंटी की घोषणा की। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो 30 लाख सरकारी नौकरी पर भर्ती की जाएगी। देश के युवाओं को अप्रेंटिसशिप यानी ट्रेनिंग भत्ता देंगे। पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाएंगे। ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, डिलीवरी बॉय जैसे काम करने वालों को पेंशन दी जाएगी। हर जिले में 10 करोड़ रुपए का फंड स्टार्टअप्स के लिए दिया जाएगा। चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों को रोजगार की याद इसलिए भी आ रही है, देश में 97 करोड़ मतदाता हैं। 66-67% यानी करीब 65 करोड़ वोटर युवा हैं जो 18 से 29 साल के हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल वोटर में 6% करीब 6 करोड़ मतदाता पहली बार वोट करने जा रहे हैं। रोजगार का सबसे बड़ा सवाल युवाओं के लिए है, क्योंकि बेरोजगारी की बात की जाए और पिछले 2 दशक की तुलना करें तो ईयूएस और पीएलएफएस एनएसएसओ के आंकड़ों के मुताबिक 2009-10 में देश में बेरोजगारी दर 2% थी, जो 2020-21 में बढ़कर 4.2% हुई। हालांकि 2022-23 में बेरोजगारी दर देश में 3.2% रही है। 2022-23 में बड़े राज्यों में बेरोजगारी दर की बात करें तो आंध्र में 24%, राजस्थान में 23.1% और ओडिशा में 21.9% रही। मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया। देश के स्तर पर बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे दल अपनी अपनी पार्टी शासित राज्यों की बेरोजगारी दूर करने की गारंटी पहले पूरी करते हैं या चुनावी सीजन में सत्ता के लिए वादों और दावों का दौर जारी रहेगा, यही देखना है।
आज तक ब्यूरो। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तीर्थ स्थली डाकोर में एक नए पुल का उद्घाटन किया। वहीं आज ही मोरबी में मच्छू नदी पर बने नए पुल के टूटने और गड्ढे पड़ने की खबर आ गई। गुजरात में नए पुलों के टूटने और दरकने की आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद सिलसिला नहीं थम रहा। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी कमियों को स्वीकार कर पाते हैं और उससे कम लोग होते हैं जो उन कमियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। गुजरात के डॉक्टर गणेश बारैया इन्हीं चंद लोगों में से एक हैं। हाइट है महज 3 फीट, लेकिन अपनी लगन से उन्होंने डॉक्टरी का ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है और दुनिया के सबसे कम हाइट के डॉक्टर बन गए हैं। लंबाई महज 3 फीट और वजन सिर्फ 18 किलो। नाम है गणेश बारैया, उम्र 23 साल। हाल ही में भावनगर मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई पूरी करके इंटर्न डॉक्टर बने हैं और इसी के साथ दुनिया के सबसे कम हाइट के डॉक्टर बनने का खिताब भी अपने नाम कर लिया है और इस उपलब्धि के लिए वो कई जगह सम्मानित भी हो चुके हैं। लेकिन इन्हें ये सब कुछ आसानी से हासिल नहीं हुआ। गुजरात में तलाजा तालुका के गोरखी गांव में जन्मे डॉक्टर गणेश बारैया की उपलब्धि और इनका सफरनामा सुनेंगे तो हैरानी बढ़ जाएगी आपकी। 2018 में जब इन्होंने नीट की परीक्षा पास की तो कम हाइट की वजह से इन्हें MBBS की पढ़ाई के लिए दाखिले की अनुमति नहीं मिली। तब इनके स्कूल के प्रिंसिपल ने इनकी लड़ाई लड़ी। पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए तो MCA कमेटी द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया कि ये 3 फीट की हाइट की वजह से तुम इमरजेंसी हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए MCA द्वारा मुझे एडमिशन देने से मना कर दिया। फिर मैंने अपने प्रिंसिपल से बात की, दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया ने, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम हाई कोर्ट में केस दाखिल करेंगे। हाई कोर्ट में 2 महीने के बाद हम केस हार गए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय लिया और सुप्रीम कोर्ट में 22 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि आपको MBBS में एडमिशन मिल सकता है, आपको कोई नहीं रोक सकता। गणेश बारैया पर उनके शिक्षकों का भरोसा और एक सुप्रीम फैसले ने उनकी जिंदगी बदल दी। भावनगर मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वो अस्पताल में प्रैक्टिस करने लगे हैं, लेकिन उन्हें अभी और आगे जाना है, इसलिए वो अब नीट PG की परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। गरीब किसान परिवार में जन्मे गणेश बारैया को लक्ष्य के प्रति उनके जुनून और ईमानदार कोशिश की वजह से उनके दोस्तों और शिक्षकों का भरपूर प्यार और सहयोग मिला। हमारे सभी फर्नीचर लैब्स उसके हिसाब से ही बने होते हैं, कुछ पर्टिकुलर हाइट के लिए बने होते हैं। उसके बावजूद भी मतलब उसने ये सब किया। हमें जहाँ जहाँ भी ज़रूरत लगी उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ी, वहाँ उसको करके दी। और जैसे लेबोरेटरी है, एग्जामिनेशन हॉल है, डेमोन्स्ट्रेशन रूम है, एग्ज़ाम में कहीं पे भी, तो आज मतलब वो डॉक्टर बन गया इस सब के बावजूद, इन सब दिक्कतों के बावजूद। तो हमारे लिए रियली वो बहुत ही खुशी की बात है। डॉक्टर गणेश के 7 भाई बहन हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, गरीब किसान परिवार से आते हैं, लेकिन शिक्षा का महत्व खूब जानते हैं। तभी तो उनके स्कूल के शिक्षक उनके लिए देवदूत बन गए। दुनिया के सबसे कम हाइट के डॉक्टर बनने का सपना दिखाया और अपने छात्र के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाकर कानूनी लड़ाई लड़ी। नितिन गोयल, भावनगर।